हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का यूपीएससी विद पायल गुप्ता में। देखिए, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 9 के अंदर क्या कर लिया था। हम लोगों ने ब्रह्म समाज को पढ़ा था, राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से उन्होंने ब्रह्म समाज को इस्टेब्लिश किया और उनकी डेथ के बाद ब्रह्म समाज का क्या होता है वो चीजें हम लोगों ने देखी थी कि कौन कौन से सोशल रिफॉर्म्स ऐसे थे जो ब्रह्म समाज को आगे लेके जाते हैं। ठीक है, और कौन कौन से सोशल रिफॉर्म्स ब्रह्म समाज ने किए थे, उनकी क्या पर्सनैलिटी थी, राजा राम मोहन रॉय एज ए पर्सनैलिटी कैसे थे, एज ए कैरेक्टर कैसे थे, और उनकी क्या सोच थी। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी पढ़ा था कि कैसे केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को आगे लेके जाते हैं। केशव चंद्र सेन, या मैं कहूं जो एक साधारण ब्रह्म समाज, और लास्ट में केशव चंद्र सेन नव विधान बना देते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझ चुके हैं और ब्रह्म समाज का क्या सिग्निफिकेंस था ये हम लोग समझ चुके हैं। तो जहां पे मैंने छोड़ा था मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। देखो, जो ब्रह्म समाज था लास्ट में क्या हो जाता है, दो टुकड़ों में बट जाता है। एक तरफ तो होता है नव विधान, ठीक है, एक का नाम क्या हो जाता है नव विधान, जिसे दिल्ली में जाके केशव चंद्र सेन जो है उसको परस्यू करते हैं, आगे लेके जाते हैं। नव विधान को दिल्ली में केशव चंद्र सेन आगे लेके जाते हैं, क्योंकि इन्होंने चाइल्ड मैरिज के ऊपर बातें की थी, लेकिन अपनी ही बेटी की जो शादी है वो छोटी ही उम्र में कर दी थी। ये चीजें हम लोगों ने समझी थी। और इस तरफ जो साधारण ब्रह्म समाज बना था, साधारण ब्रह्म समाज बना था, साधारण ब्रह्म समाज को कौन आगे लेके जाते हैं, आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस साधारण ब्रह्म समाज को आगे लेके जाते हैं, लेकिन ये साधारण ब्रह्म समाज ज्यादा नहीं चलता है। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये दोनों साधारण ब्रह्म समाज को आगे लेके जाते हैं। ये चीजें हम लोगों ने देखी थी। अब इसी के ही बाद देखो आपके स्पेक्ट्रम में क्या दिया हुआ है। आपके स्पेक्ट्रम में ना बीच में प्रार्थना समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, ये ईश्वर चंद विद्यासागर, इनके बारे में जो आप देख रहे हो, ज्योतिबा फूले, ये सारे रिफॉर्म्स या मैं कहूं रिफॉर्मर, गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी जिनको कहते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों की स्पेक्ट्रम में गिवन है। सोशल सर्विस लीग, और उसके बाद कौन सी गिवन है, उसके बाद रामकृष्ण परमहंस, आर्य समाजिस्ट स्वामी दयानंद के बारे में ये सारी बातें गिवन है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं आज के सेशन में, ये बीच वाले टॉपिक्स में हटा रही हूँ, सोशल सर्विस लीग से लेके, मतलब सोशल सर्विस लीग, यंग बंगाल मूवमेंट से लेके सोशल सर्विस लीग, इसको मैं क्या करूंगी नेक्स्ट सेशन के अंदर इंक्लूड करूंगी। अभी मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, मैं अभी आप लोगों को रामकृष्ण परमहंस यानी कि स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मूवमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्यों ऐसा कर रही हूं, क्योंकि ये देखो तीन टॉपिक है, एक तो दयानंद सरस्वती वाला आर्य समाज, एक रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद वाली जो टीचिंग्स है, और साथ में ब्रह्म समाज। ये तीन मेन है, और साथ ही साथ यही सबसे बड़ी है इस चैप्टर में। तो पहले हम ये बड़े वाले टॉपिक्स को निपटा लेते हैं और फिर वो छोटे छोटे प्रार्थना समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको आपकी बुक का कौन सा पेज निकाल लेना है, आपको रामकृष्ण मूवमेंट वाला निकाल लेना है। हेडिंग क्या मिलेगी आपको, रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंद। उम्मीद करती हूँ समझ गए मैं जो कहना चाहती हूँ। ये आप देख रहे हो, ये कौन है, ये रामकृष्ण परमहंस है, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, और इन्हीं के ही डिसाइपल है, इन्हीं के ही शिष्य है कौन, इन्हीं के ही डिसाइपल है विवेकानंद। विवेकानंद, जैसे मैंने ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन रॉय को एज ए कैरेक्टर समझाया है, ऐसे ही बुक पे बाद में चलेंगे, पहले हम इनके बारे में जानेंगे सारी बातें। ठीक है, जो रामकृष्ण परमहंस है, ब्रह्म समाज के बाद, बंगाल में ब्रह्म समाज के बाद कौन सा मूवमेंट आता है सबसे बड़ा, ब्रह्म समाज के बाद सबसे बड़ा मूवमेंट रामकृष्ण मूवमेंट आता है। रामकृष्ण मूवमेंट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एस्पिरेंट्स। इसको आप किसी मूवमेंट से नहीं जोड़ेंगे, ये ऐसे कुछ क्रांति सी नहीं आई थी, कोई संगठन नहीं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज के बाद नेक्स्ट जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बंगाल एरिया में आती है वो रामकृष्ण मूवमेंट आती है। रामकृष्ण परमहंस, जिसकी ये इमेज आप देख रहे हो, इनका नेम क्या है, रियल नेम इनका क्या है, गडोधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम है इनके, बचपन का जो नाम है वो है गडोधर चट्टोपाध्याय। बंगाली रीजन से बिलोंग करते हैं, आपको नाम से भी समझ आ रही है ये बातें। इनका जन्म 1836 में हुआ है, बंगाल में ही इनका जन्म जो हुआ है वो 1836 में हुआ है। अब क्या होते हैं, ये एक प्रिस्ट के कांटेक्ट में आते हैं, एक प्रिस्ट के कांटेक्ट में आते हैं, वहां ये वेदांता की नॉलेज लेते हैं, दीक्षा लेते हैं ये उन प्रिस्ट से, और इनको क्या टाइटल मिलता है उन प्रिस्ट से, राम कृष्ण परमहंस। वो प्रिस्ट जिन्होंने इसको दीक्षा दी,
जिन्होंने इनको दीक्षा दी, वो इनका नाम रामकृष्ण परमहंस रखते हैं और इसी नाम से ये आगे जाके विख्यात होते हैं। ये सैल्वेशन की बातें करते हैं ट्रेडिशन वे में। 3 चीजों पे ध्यान रखते हैं ये, रिनंसिएशन पे, ठीक है, रिनंसिएशन पे, दूसरा मेडिटेशन पे और डिवोशन पे। ये 3 बेसिक थीम है इनके टीचिंग्स की, रिनंसिएशन, मेडिटेशन और डिवोशन। इन 3 चीजों पे इनकी सारी टीचिंग्स जो है वो डिपेंड करती है। तो पहले हम रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि आपकी बुक में क्या गिवन है, और फिर यहीं से ही मैं रिलेशन आपको इस्टेब्लिश करके बताऊंगी विवेकानंद का, ठीक है। अब देखना रामकृष्ण मूवमेंट के बारे में, ये क्या कहता है कि ब्रह्म समाज के बाद जो सबसे ज्यादा अपील्ड इंटेलेक्चुअल थे बंगाल के अंदर, बहुत सारे बंगाली इलीट जो है वो अब आगे आ रहे हैं एज अ सोशल रिफॉर्मर, ठीक है। भक्ति और योगा का कल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब जो रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग्स है, 1836 में जन्म हुआ, 1886 में इनकी डेथ होती है। एक पुअर प्रिस्ट, एक जो पुजारी है काली टेम्पल के दक्षिणेश्वर यानी कैलकाटा के अंदर एक मंदिर है काली टेम्पल, वहां के पुजारी हैं, ठीक है, वहां के पुजारी हैं। कैलकाटा में जगह का नाम क्या है? दक्षिणेश्वर। यहाँ के प्रिस्ट से गडोधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय या गधोधर चट्टोपाध्याय, हर बुक में अलग अलग है क्योंकि देखो बंगाली के अंदर ए को ओ कहते हैं, तो अपने अपने हिसाब से ये सिमिलर ही होता है। कोई केशव चंद्र सेन कहता है, कोई केशव चंद्र सेन कहता है, तो मतलब एक ही है, ठीक है। इनका नाम क्या है बचपन का? गदोधर चट्टोपाध्याय या गदाधर चट्टोपाध्याय, आप कुछ भी कह सकते हो। ये बच्चे यानी कि जब ये बचपन में थे, बचपन से ही ये इन पुजारी से, जो काली टेम्पल दक्षिणेश्वर कैलकाटा के अंदर जो पुजारी हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं और उनके फॉलोअर बन जाते हैं। यही प्रिस्ट इनको नाम क्या, टाइटल क्या देते हैं? रामकृष्ण परमहंस, और तभी से ये फेमस हो जाते हैं। बहुत ही अर्ली एज के अंदर इनका स्पिरिचुअल ट्रांसिस होता है, यानी कि इनका धर्म की तरफ जो है वो रुझान ज्यादा था, धर्म की तरफ इनका ध्यान बचपन से ही था, ठीक है। इनको हाईएस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हिंदूज के यानी हिंदुत्व की तरफ ये बढ़ते हैं। ही डिड नॉट राइट बुक्स, इन्होंने कभी बुक्स नहीं लिखी, रामकृष्ण परमहंस ने कभी कोई बुक नहीं लिखी, लेकिन इनकी जो टीचिंग्स है वो कहाँ देखने को मिलती है? जब ये लोगों से बातें कर रहे हैं, लोगों से कॉन्वर्सेट करते हैं, तो अपने आइडियाज बुक के थ्रू नहीं या किसी पैम्फलेट के थ्रू नहीं, कॉन्वर्सेशन के थ्रू ही अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये लाइफ, नेचर यानी प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं रामकृष्ण परमहंस। इनके बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? To bring into existence a band of monks dedicated to a life of renunciation and practical spirituality, from among whom teachers and workers would be sent out to spread the universal message of Vedanta as illustrated in life of Ramakrishna। क्या कह रहे हैं ये? एक तो इनका मकसद ये था कि जो monks होते हैं उनकी लाइफ में जैसे रिनंसिएशन या स्पिरिचुअलिटी है, उनको एज अ टीचर बना के ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर यूनिवर्सल मैसेज देना, किसका? वेदांता का। आप देखोगे ब्रह्म समाज उनकी टीचिंग्स भी वेदांता के ऊपर, वेदास के ऊपर इस्टेब्लिश करती है, और जो रामकृष्ण परमहंस है इनकी टीचिंग्स भी वेदांता से ही बिलोंग करती है। और आप आके देखोगे जो आर्य समाजिस्ट है यानी कि जो स्वामी सरस्वती दयानंद है, उनकी टीचिंग्स भी वेदांता पे डिपेंड करती है, लेकिन इन तीनों का ही इंटरप्रिटेशन अलग है। कैसे अलग है? ब्रह्म समाज नॉन आइडोलेट्री को प्रेफर करते हैं, वो मूर्ति पूजा का विखंडन करते हैं, लेकिन आप देखोगे जो रामकृष्ण परमहंस है वो आइडल यानी कि आइडल वर्शिप को मानते हैं, वो मूर्ति पूजा को मानते हैं, ठीक है। ब्रह्म समाज नॉन आइडल वर्शिप को मानते हैं यानी मूर्ति पूजा के विरोध करते हैं, और जो आप देखोगे जो ये रामकृष्ण परमहंस है ये आइडल वर्शिप को मानेंगे, ठीक है। तो इनका मकसद क्या है? इनका 2 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों तक यूनिवर्सल मैसेज को प्रीच करना, वेदांता के मैसेज को प्रीच करना, ठीक है। इनका जो ये पहला मकसद था, इसके लिए रामकृष्ण मठ बनाया गया, ठीक है। रामकृष्ण मठ बनाया गया टू फुलफिल फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखना, इन कंजंक्शन विद ले डिसाइपल टू कैरी ऑन प्रीचिंग फिलैंथ्रोपिक एंड चैरिटेबल वर्क्स लुकिंग अपॉन ऑल मैन विमेन, महिला पुरुष बच्चों, उनकी कास्ट क्रीड कलर के इररिस्पेक्टिव हो गए, मतलब कोई किसी भी जाति का है, किसी भी पार्टी, सारे भेदभाव छोड़ के उनकी पूजा करना। ये क्या कहते थे? असली पूजा इंसान की पूजा है, इंसानियत को मानो, ठीक है। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए रामकृष्ण मूवमेंट आएगा, इस मकसद को पूरा करने के लिए रामकृष्ण मूवमेंट आएगा, और उस मूवमेंट को कौन फुलफिल करता है? इस मूवमेंट को फुलफिल करते हैं विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद।
नेशनल यूथ डे इनके नाम पे बनाया जाता है, और 12 जनवरी जो आज है, आज नेशनल यूथ डे ही है। स्वामी विवेकानंद यूथ की इंस्पिरेशन माने जाते थे। तो विवेकानंद रामकृष्ण मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे इनके सेकंड ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, यानी कि इंसानों की, ह्यूमन बींग्स की सेवा करने के लिए। ये कहते थे कि जीव की सेवा ही प्रभु की सेवा है, ठीक है, कि जिनके अंदर भी श्वास है, जो सजीव है, उन सभी की सेवा करना ही असली धर्म है, और ये पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, ऐसा विवेकानंद कहते थे, ऐसा ही रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे। तो जो विवेकानंद थे वो इन्हीं के ही एक शिष्य हैं, और वो ही रामकृष्ण मूवमेंट को 1897 में आगे जाके इस्टेब्लिश करेंगे। और इनका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो रामकृष्ण मठ के द्वारा, जो बेलूर कैलकाटा के अंदर है, रामकृष्ण मठ के द्वारा पूरा होता है। ठीक है, तो ये बातें हम लोगों ने देखी। यहाँ पे देखो गिवन भी है कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण की डेथ के बाद रामकृष्ण मिशन को 1897 में इस्टेब्लिश करते हैं। तो यहां तक आप लोगों ने बातें समझ ली होगी। अब आगे देखते हैं। परमहंस साउट सैल्वेशन थ्रू ट्रेडिशनल वेज ऑफ रिनंसिएशन, मेडिटेशन एंड भक्ति। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। ये क्या कर रहे थे? रामकृष्ण परमहंस या विवेकानंद दोनों ही वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन दोनों का मिक्स करके रिनंसिएशन, मेडिटेशन और भक्ति के माध्यम से लोगों को मोक्ष दिलवाना चाहते हैं। ठीक है, ही रिकॉग्नाइज्ड, इन्होंने सभी रिलीजन्स को रिकॉग्नाइज किया और कहा सभी धर्म एक हैं, चाहे कृष्णा है, हरि है, राम है, क्राइस्ट है, अल्लाह है, नाम अलग अलग है, नेम अलग अलग है, लेकिन सभी भगवान है और सभी मोक्ष की प्राप्ति का ही एक रास्ता है। ठीक है, एज मैनी फेथ सो मैनी पाथ। फेथ बहुत सारे हैं, पाथ बहुत सारे हैं, लेकिन भगवान केवल एक ही है, वो सब एक है, नाम बेशक अलग हो। और ये क्या कहते थे कि सर्विस ऑफ द मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड। मैन की सर्विस करना, मानव जाति की सर्विस करना ही भगवान की सेवा है। ठीक है, इनकी मैरिज किससे होती है? इनकी मैरिज होती है शरदमणि मुखर्जी की, जिनको बाद में शारदा देवी के नाम से जाना गया, और इनको होली मदर के नाम से भी जाना जाता है। यंग डिसाइपल को एनकरेज करती थी शारदा देवी, बहुत सारे यंग लोगों को एनकरेज करती थी। रामकृष्ण मिशन के अंदर इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है लोगों को एनकरेज करने के लिए। तो ये बातें हमने की रामकृष्ण परमहंस की। अब हम स्वामी विवेकानंद की बातें करते हैं। उसके लिए भी मैं पहले आपको ओवरव्यू दे दूं, ठीक है, कि स्वामी विवेकानंद का कैसा सफर रहा, और फिर उसके बाद हम बुक के अंदर जो बातें गिवन है उसको करेंगे। अब देखो विवेकानंद का बचपन कैसा रहा है। एक तो इनके बचपन का नाम देख लेना। इनके बचपन का नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्ता। इनके बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्ता। बाद में इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा है। इन्होंने क्या किया, जो विद्यासागर कॉलेज ब्रह्म समाज वालों ने बनाया था, विद्यासागर कॉलेज, उसके अंदर इनका एडमिशन होता है। वहां पे इनकी पढ़ाई होती है, काफी अच्छे कॉलेज के अंदर इनकी पढ़ाई होती है, बंगाल रीजन में। ठीक है, और विवेकानंद नवविधान, नवविधान आपको याद आया? बिल्कुल शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ब्रह्म समाज के दो पार्ट होने के बाद एक पार्ट नवविधान के रूप से माना जाता है, जिसे केशव चंद्र सेन आगे जाके बढ़ाते हैं। केशव चंद्र सेन के कांटेक्ट में आते हैं नरेंद्र नाथ दत्ता, यानी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्ता और केशव चंद्र सेन अब दोनों मिलके रिफॉर्म्स करेंगे। ठीक है, दोनों मिलके रिफॉर्म्स करेंगे, और ये क्या करते हैं? हिंदुओं का प्योरिफिकेशन करते हैं। प्योरिफिकेशन का मतलब क्या है? जो हिंदू क्रिश्चियन बना दिए गए थे, उनको वापस से क्रिश्चियनिटी से हिंदुइज्म की तरफ प्रमोट कर रहे हैं। जो हिंदू क्रिश्चियन बना दिए गए थे, उनका शुद्धिकरण करके क्रिश्चियनिटी से वापस हिंदुइज्म की तरफ लेके आते हैं। 1881 में विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को ज्वाइन करते हैं। 1881 में विवेकानंद किसके शिष्य बनते हैं? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बनते हैं। ठीक है, और जब 1888 में, अब ये उनके अंडर रह के बहुत सारी शिक्षा ग्रहण करते हैं, बहुत सारी प्रीचिंग्स की बातें करते हैं, बहुत सारा ज्ञान ये लेते हैं रामकृष्ण परमहंस के अंदर, उनसे काफी इन्फ्लुएंस होते हैं। 1888 में जब रामकृष्ण परमहंस की डेथ हो जाती है, तो उनका जो शिष्य, जिसको विवेकानंद कह रहे हैं हम आज के दिन, यानी नरेंद्र नाथ दत्ता, वो उनकी प्रीचिंग्स को आगे बढ़ाते हैं, और अपने गुरु की, यानी कि रामकृष्ण परमहंस की डेथ के दुख में ये एक मोनेस्ट्री बनाते हैं। एक मोनेस्ट्री बनाते हैं, कहां पे? बारानगर नाम की जगह है। बारानगर या बड़ा नगर, आप जो भी कहना चाहो, बंगाल के अंदर एक जगह है बड़ा नगर या बारानगर, जो भी कहो, वहां पे अपने गुरु की याद में एक मोनेस्ट्री बना देते हैं। ठीक है, अब 1888 से 1893 तक, 1888 से 1893 तक स्वामी विवेकानंद ऑल ओवर इंडिया ट्रेवल करते हैं। इंडिया में ट्रेवल करते हैं 1888
1808 से 1893 तक, और 1893 से 1897 तक ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं। आपको पता है 1893 में शिकागो के अंदर जो वर्ल्ड पार्लियामेंट बैठता है, रिलीजन पार्लियामेंट, वहां पे ये डियर ब्रदर एंड सिस्टर कह के सबको संबोधित करते हैं, और उस शिकागो की वो स्पीच इनकी आज तक फेमस है। 1888 से 1893 इंडिया में ट्रैवल करते हैं, और 93 से 97 पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं। आप देखो ये अलग अलग जगह से, चाइना, जापान, सब जगह घूमते हैं, श्रीलंका, सब जगह अलग अलग जगह पे ये घूमते हैं, और पैसिफिक ओशन को क्रॉस करते हैं, और वहां से ज्ञान लाते हैं, वहां से नॉलेज को ग्रहण करते हैं। ये देखते हैं सबका अलग अलग कल्चर है, जैसे ही भूमि बदलती है, जैसे ही रीजन बदलता है, लोगों का कल्चर बदल जाता है, लेकिन परमात्मा एक ही है, दैट इज पॉजिटिविटी। ठीक है, वो एक ही है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा। और इसी वजह से आप देखोगे इनकी जितनी भी टीचिंग्स है उसके अंदर यूनिवर्सल यूनिवर्सल आइडिया आपको देखने को मिलेगा। उसके अंदर यूनिवर्सल आइडिया साथ साथ इंटरनेशनलिस्ट व्यू आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेशनलिस्ट व्यू देखने को मिलेगा क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे भ्रमण करके ज्ञान बटोर रहे हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, 1893 के अंदर वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन बनता है, और शिकागो में चार्ल्स सी बोनी, इसको याद रखोगे, शिकागो में चार्ल्स सी बोनी, ये एक मजिस्ट्रेट है, एक लोकल मजिस्ट्रेट है। ये यूएस के अंदर पार्लियामेंट, वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन या वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट को बनाते हैं। उस वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट में विवेकानंद को भी इनवाइट किया जाता है 1893 के अंदर, शिकागो की ये बात है, और वहां पे उनकी स्पीच होती है जहां पे वो अपने आइडियाज यूथ के अंदर प्रीच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या होता है, चार्ल्स सी बोनी थियोसॉफिकल सोसाइटी और ब्रह्म समाज को भी इनवाइट करते हैं। ठीक है, 1894 में यूएस में ही 1894 में, क्योंकि 1893 से लेके 1897 ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ही ट्रेवल करते हैं, 1894 में ये वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क बनाते हैं। वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क कहाँ बन रही है ये सोसाइटी कहाँ बन रही है? न्यूयॉर्क में ही बन रही है। किसके द्वारा? विवेकानंद के द्वारा बन रही है। ठीक है, ये यूके में भी जाते हैं। यूके में ये एलिजाबेथ नोबेल से मिलते हैं, एलिजाबेथ नोबेल से मिलते हैं, और ये एलिजाबेथ नोबेल आगे जाके सिस्टर निवेदिता के नाम से फेमस होती हैं। सिस्टर निवेदिता के नाम से फेमस होती है, नाम आपने सुना होगा। ठीक है, और क्या करते हैं ये, इनकी बुक आती है 1896 में। 1896 में स्वामी विवेकानंद की बुक आती है राजयोग, राज योगा। ठीक है, ये बुक आती है इनकी, ये पब्लिश होती है 1896 में। 1897 में ये वेस्टर्न वर्ल्ड से वापस इंडिया आते हैं, सेलोन से होते हुए ये वापस इंडिया आते हैं। ठीक है, और सभी कल्चर को सीखकर रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग्स को आगे बढ़ाते हुए रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। अब आपको पता है ना कि रामकृष्ण मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? मानव जाति की सेवा करना, यानी ह्यूमन बींग्स की सेवा करना। ठीक है, मैन, विमेन, चिल्ड्रंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, किसी बिना किसी भेदभाव के सब लोगों के लिए बराबर भाव से सेवा करना। रामकृष्ण मिशन की 1897 में स्थापना करते हैं बेलूर नाम की जगह पे। ठीक है, बेलूर नाम की जगह पे जो कैलकाटा के अंदर है। ये बहुत सारी मोनेस्ट्रीज भी बनाते हैं। एक मोनेस्ट्री कहाँ बनाएंगे? एक मोनेस्ट्री मायावती नाम की जगह जो हिमालय में है, नियर अल्मोड़ा, हिमालय नियर अल्मोड़ा, नियर अल्मोड़ा, यहाँ पे एक मोनेस्ट्री बनाते हैं। उस मोनेस्ट्री का नाम क्या देते हैं? अद्वैत आश्रम। क्या देते हैं? अद्वैत आश्रम। इन सब बातों को याद रखना, इनसे जुड़ी हुई ये सारी चीजें हैं। और एक मद्रास के अंदर इस्टेब्लिश करते हैं, एक तो हिमालय में और एक मद्रास में मोनेस्ट्री बनाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं ये, इतने पॉपुलर होते हैं कि जमशेद जी टाटा इनको रिसर्च चेयर ऑफर करते हैं, रिसर्च चेयर ऑफर करते हैं, लेकिन ये मना कर देते हैं कि मुझे मोह माया से दूर रहना है, मेरा मकसद जिंदगी के अंदर मानव की सेवा करना है, मैं पैसे कमाना नहीं चाहता, मैं कोई मटीरियलिस्ट पर्सन नहीं हूं। ठीक है, 1899 से 1900 ये अपनी सेकंड विजिट करते हैं वेस्ट वर्ल्ड में, सेकंड विजिट करते हैं वेस्ट वर्ल्ड में। और ये क्या कहते थे कि वेस्टर्न कल्चर भी इंपॉर्टेंट है और हिंदुइज्म भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को मिक्स करके अपनी प्रीचिंग्स करते थे, अपनी टीचिंग्स को बनाते थे। इन्होंने क्या किया, वेस्टर्न वर्ल्ड में जब ये सेकंड मीटिंग करते हैं, सेकंड विजिट करते हैं, वहां पे ये
कुछ किताबें लिखते हैं, जिनमें से एक नाम है प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत, ठीक है, ये लिखते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वर्जन है। और उद्बोधन, उद्बोधन ये लिखते हैं ये बंगाली में। ये इनकी दो बुक है। कौन कौन सी? प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। उद्बोधन है बंगाली में, प्रबुद्ध भारत है इंग्लिश में, ठीक है। 1902 में इनकी डेथ हो जाती है। 1902 में इनकी डेथ हो जाती है इलनेस की वजह से, ठीक है। ये यूके में मैक्स मूलर से भी मिलते हैं। विवेकानंद किस किस चीज को मानते थे? विवेकानंद मोनोथिज्म को मानते थे। अगर मैं एज अ पर्सनैलिटी बात करूं तो मोनोथिज्म को मानते थे। विवेकानंद इमेज वर्शिप को मानते थे, ठीक है। ये मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे, लेकिन कहते थे सब भगवान एक ही है। ये वेदांता नॉलेज में बिलीव करते थे, वेदांता यानी वेदों की नॉलेज में बिलीव करते थे। तो ये बातें मैंने आपको विवेकानंद के बारे में बताई। अब आपकी स्पेक्ट्रम क्या कहती है वो देख लेते हैं, ठीक है। इतनी बातें याद रखोगे, रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले इनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है। उसके बाद इनका एडमिशन होता है विद्यासागर कॉलेज बंगाल के अंदर। नव विधान के थ्रू केशव चंद्र सेन के कांटेक्ट में आते हैं, और केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ दत्ता दोनों मिलके हिंदुइज्म को प्योरीफाई करते हैं, क्रिश्चियनिटी को हिंदुइज्म में बदलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ये 1881 में विवेकानंद 1881 में रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आते हैं। 1888 में जब परमहंस की डेथ हो जाती है तो विवेकानंद काफी दुखी होते हैं, और उन्हीं के दुख में एक मोनेस्ट्री बनाते हैं बड़ा नगर बंगाल के अंदर, अपने गुरु की याद में, यानी रामकृष्ण परमहंस की याद में। 1888 से 1893 ये पूरे इंडिया में भ्रमण करते हैं। 1893 से 97 वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं। जापान, चाइना, श्रीलंका सभी जगह घूमते हैं, पैसिफिक ओशियन, और वहां से ज्ञान लेके आते हैं, यानी बहुत सारी चीजों को समझते हैं। आप देखोगे इनकी टीचिंग्स में इंटरनेशनलिस्ट व्यू भी है, ठीक है। ये सब बातें हम लोगों ने देखी। उसके बाद इंडिया में आके रामकृष्ण मूवमेंट की ये स्थापना करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ये वापस से चले जाते हैं सेकंड विजिट, वहां पे प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन नाम की किताबें लिखते हैं इस तरीके से। और 1893 में शिकागो की स्पीच इनकी काफी सारी फेमस है। तो अब देख लेते हैं आपकी स्पेक्ट्रम क्या कहती है। स्पेक्ट्रम क्या कहती है? नरेंद्र नाथ दत्ता इनका नाम है, हम लोगों ने देखा 1862 से 1902 तक का इनका सफर रहता है। स्वामी विवेकानंद के नाम से फेमस हुए। रामकृष्ण के मैसेज को स्प्रेड करना इनका मकसद था, ठीक है। ये एक प्रीचर की तरह है, नियो हिंदुइज्म के प्रीचर, यानी हिंदुत्व को नए तरीके से प्रीच कर रहे हैं, उसमें वेस्टर्न कल्चर को मिक्स करके, ठीक है। इसके बाद टीचिंग्स ऑफ उपनिषद एंड गीता, गीता और उपनिषद की टीचिंग्स ये देते हैं। बुद्धा और जीसस के एग्जाम्पल देते हैं, यानी ये केवल एक धर्म में बिलीव नहीं करते थे, सब धर्मों को मानते थे। वेदांता को समझाते थे, लोगों को वेदों के बारे में ज्ञान देते थे। उनका मिशन क्या था? परमार्थ और व्यवहार, यानी सर्विस, सेवा और व्यवहार, बिहेवियर, लोगों की तरफ ह्यूमैनिस्टिक बिहेवियर रखना, इन दो चीजों पे फोकस करते थे ये। इसके बाद विवेकानंद फंडामेंटल वननेस ऑफ गॉड में बिलीव करते थे कि सभी भगवान एक ही हैं, नाम चाहे अलग हों लेकिन भगवान सब एक हैं। अपने खुद की मदरलैंड के लिए ये दो सिस्टम चलाते थे, हिंदुइज्म और इस्लाम। ये कहते थे यही दो होप है जो हमारी मदरलैंड को बनाए रखेंगे। एम्फेसाइजिंग सोशल एक्शन, ही डिक्लेयर दैट नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। ये कहते थे कि ज्ञान बिना किसी कर्म के यूजलेस है। आप सिर्फ ज्ञान देते रहो, लेकिन उसको अपनाओ ना, अंदर मन में ना लेके आओ और कोई एक्शन ना करो अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग, तो वो सब बातें यूजलेस है, ठीक है। ये किसकी निंदा करते थे? आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसीज की निंदा करते थे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ये जो रिच लोग पुअर लोगों का ऑपरेशन करते हैं उसके अगेंस्ट खड़े हुए। ही बिलीव्ड दैट इट वाज एन इंसल्ट टू गॉड एंड ह्यूमैनिटी। अगर आप किसी गरीब की इंसल्ट कर रहे हो तो ये भगवान की इंसल्ट के बराबर है, ठीक है। उसके बाद ये कहते थे कि सेक्युलर नॉलेज दो, लोगों को सेक्युलर नॉलेज दो, यानी पंथ निरपेक्ष की बातें करते थे। इनके लिए सभी धर्म एक है। और ये इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और स्पिरिचुअल नॉलेज की बातें करते थे, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्री थिंकिंग में बिलीव करते थे। इसके बाद शिकागो में 1893 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के अंदर इनकी स्पीच होती है। The keynote of his opening address was the need for healthy balance between spiritualism and materialism। ये क्या कहते थे कि भक्ति यानी स्पिरिचुअल आइडियाज और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बीच में एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं कहते थे कि ब्रह्मचर्य अपना लो और ये सब बातें नहीं करते थे। ये मटेरियलिस्टिक थिंग की भी बातें करते थे और स्पिरिचुअलिज्म की भी बातें करते थे। ये कहते थे एक फाइन बैलेंस होना चाहिए दोनों में, ठीक है। बहुत जगह पे इन्होंने यूएस में सेवरल लेक्चर लिए वेदांता पे, लंदन के अंदर भी। 1897 में ये वापस इंडिया आ जाते हैं। इन इंडिया
इनके फिर बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, बहुत सारे ये अपनी जो नॉलेज है, अपना जो टीचिंग्स है वो लोगों के अंदर फैलाने की कोशिश करते हैं। और क्या करते हैं ये, इसको देखना आगे। इन 1897 ये रामकृष्ण मिशन को फाउंड कर देते हैं। विवेकानंद एक ग्रेट ह्यूमैनिस्ट, यानी बहुत ह्यूमैनिस्ट कौन होते हैं, जो ह्यूमंस को ही भगवान मानते हैं, ठीक है, ये ग्रेट ह्यूमैनिस्ट थे और यूज्ड द रामकृष्ण मिशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड सोशल वर्क। सोशल वर्क के लिए इन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, रामकृष्ण मिशन। द मिशन स्टैंड फॉर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म। इस मिशन ने रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म दोनों किए। विवेकानंद एडवोकेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विस एंड द सर्विस ऑफ ऑल बीइंग्स। सभी लोगों की सेवा करना ही अपना परम धर्म मानते थे। क्या कहते थे, सर्विस ऑफ जीव यानी लिविंग ऑब्जेक्ट की सेवा ही वर्शिप है, शिवा की। शिवा मतलब लॉर्ड, ठीक है, गॉड, शिव, शिव की बातें करते हैं कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स की सेवा ही भगवान की सेवा है। लाइफ इटसेल्फ इज रिलीजन। जिंदगी खुद एक धर्म है, ठीक है, आप उसको पूजो, आप जिंदगी को अच्छा बनाओ। ये बातें विवेकानंद करते थे, ठीक है। मॉडर्न साइंस में भी बिलीव करते थे, मॉडर्निटी में भी बिलीव करते थे। एवर सिंस इट्स इंसेप्शंस द मिशन हैज बीन रनिंग अ नंबर ऑफ स्कूल्स। ये जो रामकृष्ण मिशन था, बहुत सारे स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज को इस्टेब्लिश करते हैं मानव जाति की सेवा के लिए। बहुत सारे लोगों को अर्थक्वेक, फेमाइन, फ्लड, एपिडेमिक्स, यानी जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती थी तो हेल्प ऑफर करते थे। मिशन ने वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की थी और एक डीपली रिलीजियस बॉडी थी। लेकिन ऐसा नहीं थी कि मतलब कि सिर्फ धर्म की पाखंड की बातें कर रहे हैं, ये मानव जाति की बातें करते थे। इट डज नॉट कंसिडर इटसेल्फ टू बी सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म। इन्होंने कभी खुद को हिंदुइज्म का सेक्ट नहीं किया कहा, और इसी वजह से यही एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि ये मिशन को काफी ज्यादा सक्सेस मिली। आर्य समाज क्या था, इनके थोड़ा सा विपरीत था। आर्य समाज कैसा है, जो रामकृष्ण परमहंस या विवेकानंद है ना, वो रिवाइवलिस्ट है। वो कौन है, वो रिवाइवलिस्ट है। और जो दयानंद यानी कि आर्य समाज में जिसको कह रही हूं, आर्य समाज जो दयानंद सरस्वती लेके आएंगे, दयानंद सरस्वती लेके आएंगे, वो रिफॉर्मिस्ट है, ठीक है, वो रिफॉर्मिस्ट है, रिवाइवलिस्ट नहीं है। रिवाइवलिस्ट कौन होते हैं, जो वेदास को आज के कल्चर में मिक्स करके, वेस्टर्न कल्चर में मिक्स करके न्यू वेदास की बातें करते हैं। आर्य समाजिस्ट कौन है, जो पुराने टाइम के वेदों की बातें करते हैं और पुराने टाइम में जाने की बातें कर रहे हैं, ठीक है, पुराने हिंदुइज्म कल्चर के अंदर जाने की बातें करते हैं, यानी वही प्रथाएं जो कुरीतियां हैं कि उस वाले हिंदू समाज को लेके आओ, वो आर्य समाजिस्ट थे, ठीक है। तो दोनों की सोच में डिफरेंस है, हालांकि दोनों ही वेद का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लेकिन दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। Unlike Arya Samaj, the mission recognizes the utility and value of images worship in developing spiritual fervors and worship of eternal omnipotent God। ये क्या कहते हैं कि भगवान सर्वत्र है, भगवान सब जगह है, हर जीव के अंदर भगवान है, ठीक है। तो हम लोगों को सभी चीजों को छोड़ के मानव की पूजा करनी चाहिए। ये क्या कहते थे कि वेद ऐसे हैं, वेद की फिलॉसफी ऐसे हैं जो एक क्रिश्चियन को अच्छा क्रिश्चियन बनाएंगे और हिंदू को अच्छा हिंदू बनाएंगे। तो ये टीचिंग्स थी जो स्वामी विवेकानंद टीच करते थे। 1898 में स्वामी विवेकानंद अक्वायर्ड अ लार्ज पीस ऑफ लैंड, एक बहुत बड़ी जमीन को अक्वायर करते हैं बेलूर में, और रामकृष्ण मठ की स्थापना करते हैं, ठीक है, एंड रजिस्टर्ड एज सच। द मोनेस्टिक ऑर्डर इज ओपन टू ऑल मैन, बिना किसी जाति भेदभाव के, बिना किसी रंग भेदभाव के। जो ये मोनेस्ट्री थी, जो ये मठ थे, ये रामकृष्ण मिशन था, वो सभी के लिए ओपन था, कोई भी आओ, कोई भी पूजा करो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग दयानंद सरस्वती की तरफ और आर्य समाज की बातें करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें समझ आ रही है, आप इनकी टीचिंग्स को दिमाग में रखना। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग स्वामी विवेकानंद, ठीक है, आपसे पूछ लिया स्वामी विवेकानंद, तो वो आइडल वर्शिप को मानते थे। पहली स्टेटमेंट दे दी, वो आइडल वर्शिप की बातें करते थे। दूसरी दे दी, वो मोनोथिस्ट थे, ठीक है। तीसरा दे दिया, वो एक रिवाइवलिस्ट थे, तो आपसे पूछ लिया ओनली वन, ओनली टू, 2 and 3, 1 and 3, इस तरीके से। तो तीनों ही बातें बिल्कुल सही है उनके बारे में। आइडल वर्शिप को भी मानते थे, मोनोथिस्ट भी थे और रिवाइवलिस्ट भी थे, तो तीनों ही बातें ठीक है। इस तरीके से आपको ना इनके टीचिंग्स, इनका एज अ पर्सनैलिटी आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आर्य समाज को पढ़ेंगे, और जो ये पीछे के टॉपिक्स रह गए हैं ना, प्रार्थना समाज, सोशल सर्विस लीग, गोपाल हारी देशमुख, इन सब चीजों को हम लोग करेंगे, ठीक है। जो भी एस्पिरेंट्स नए हैं वो यूपीएससी विद पायल गुप्ता के साथ जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, जो और
फैक्चुअल डिटेल्स के लिए भी मैं जो क्लासेस लेती रहती हूँ उसके लिंक्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है? यूपीएससी विद पायल गुप्ता, ये मेरा टेलीग्राम पे चैनल है। और अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं है, फेसबुक पे मुझसे जुड़ना चाहते हो तो जीएस विद पायल गुप्ता ये मेरा पेज है, आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ आ रही है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।